नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट क्लियरेंस ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो इसमें आप नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो उसका टॉपिक मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। उसके लिए वीडियो ऑलरेडी जो मेरे चैनल पे है ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहे तो वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स के लिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये आपको एग्जामिनेशन के लिए या फिर किसी तरीके के नोट्स बनाने के लिए आपको हेल्पफुल रह सकता है। आज के वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, सिंपल टॉपिक समझने वाले, शुद्ध भाषा में, गावरान भाषा में समझने वाले हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है और लंग्स में जो प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का वो किस तरीके से होता है। सिंपल भाषा में समझेंगे, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। ये यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, ये सिंपल जो स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके बारे में ये डायग्राम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है नोज और माउथ से लेके और लंग्स तक रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो भी पार्ट्स मैंने यहाँ पे बताए गए हैं, इसके अलावा जो मसल्स और कुछ बोन्स वो भी इन्वॉल्व रहती हैं, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉपर तरीके से काम करने में हेल्पफुल रहती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सबके बारे में आज समझेंगे। तो नोज और माउथ, जो बाहर का जो एयर रहता है, बाहर का जो एयर वो पूरा जो नोज और माउथ से हम लोग इनहेल करते हैं, मैक्सिमम नोज से और कुछ कम क्वांटिटी में हम लोग माउथ से जो है वो इनहेल करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नेजल कैविटी है। यहां से लेके जो एयर है वो नीचे की तरफ पास होती है। यहाँ पे एक पार्ट रहता है लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है वो जो मैं अभी बोल रहा हूं तो इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। जो व्यक्ति जो बात करता है तो वो इस पार्ट की वजह से जो व्यक्ति जो है वो बात करने की क्षमता रखता है, उसे कहा जाता है लेरिंग्स। लेरिंग्स पे स्पेशली एक पॉइंट लेंगे जो कि ये बताया जाएगा कि लेरिंग्स किस तरीके से काम करता है और एक व्यक्ति जो है वो बात किस तरीके से करता है, उसका वॉइस जो है तो वो थॉट से किस तरीके से मैच होके एक आवाज जो है वो निकलती है। तो उस पर लेरिंग्स पे अलग से टॉपिक बनेगा। अभी से भी ये समझ लीजिए कि इस पार्ट को जो है वो लेरिंग्स कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फेरिंग्स है। फेरिंग्स एक कनेक्टिंग ट्यूब है जो कि माउथ या फिर लेरिंग्स वगैरह को कनेक्ट करता है ट्रकिया के साथ। ट्रकिया जो है ये यहां से एक पार्ट जो है वो लंग्स की तरफ मूव होता है। यहां पे फेरिंग्स पे ये जो पॉइंट रहता है इसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। ये दिखाई दे रहा है ना, इसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बारे में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। ये दो तरीके के ट्यूब जाते हैं। ये देखो, यहां से इस तरीके से एक ट्यूब जाता है माउथ से लेके नीचे की तरफ, और एक साइड में एक ट्यूब चला जाता है जो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, जिसे दूसरा गला की साधारण भाषा में कहा जाता है। तो यहाँ पे एक फ्लैप रहता है जो कि ज्यादातर रेस्पिरेटरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बंद रखता है ना, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे कनेक्ट किया हुआ रहता है। ये रहता है ट्रकिया, ये है एपिग्लोटिस, सॉरी ये है इसोफेगस। इसोफेगस और ट्रकिया, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे बीच में पर्दा रहता है उसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। ज्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम को ही ये बंद रखता है, और क्योंकि एयर कंटिन्यूएशन हम लोग सांस लेते रहते हैं, और जब खाने पीने का जब काम रहता है तभी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो फ्लैप बंद कर देता है, खाना जी चला जाता है वापस खोल देता है। तो और भी अगर डिटेल समझना होगा तो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके बारे में क्लियर किया हुआ है। कंसेप्ट क्लियरेंस डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें मैंने इसके बारे में अच्छे से और क्लियर किया हुआ है। तो यहां से जैसे ही ट्रकिया में जैसे वो एयर आती है वो दो हिस्सों में बट जाती है। ये जो दो हिस्से हैं इसे कहा जाता है ब्रोंकियल ट्यूब, या फिर ब्रोंकस भी इसे सिंपल भाषा में कहा जाता है। ये जो ब्रोंकियल ट्यूब है ये जाता है एक लेफ्ट लंग में और एक जाता है राइट लंग में। तो लेफ्ट ब्रोंकियल ट्यूब और राइट ब्रोंकियल ट्यूब इसे कहा जाता है, जिससे ब्रोंकस भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, अंदर जाके एक ब्रांचेस में बदल जाते हैं। जो ब्रोंकियल ट्यूब है या ब्रोंकस है वो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। छोटी छोटी ब्रांचेस में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और फिर जो ब्रोंकस का या फिर ब्रोंकियोल्स का जो एंड पॉइंट रहता है, ये जो आपको एंड पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोला एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ब्लड सर्कुलेशन, जो नसें जाती हैं उनका और एल्वियोलाई में जो एयर एक्सचेंज होता है, जो प्रॉपर तरीके से प्यूरिफिकेशन होता है, वो ये पॉइंट है एल्वियोला। तो प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, एल्वियोला की जगह पे। और
जब अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया कि कुछ मसल्स और कुछ बोन्स जो है वो हेल्प करते हैं ब्रीदिंग प्रोसीजर को। तो एक होता है ये डायफ्राम, एक ये ऐसा डायफ्राम एक ऐसा मसल है जो कि चेस्ट पोर्शन को डाइजेस्टिव पोर्शन से सेपरेट करने का भी काम करता है कि भाई ये यहाँ पे सेपरेशन है, इतना पोर्शन चेस्ट पोर्शन है, थोरैसिक पोर्शन है और नीचे का पोर्शन जो है वो एब्डोमिनल रीजन या फिर डाइजेस्टिव पोर्शन जिसे कहा जाता है, तो ये इस पोर्शन को कहा जाता है। तो ये जो लेयर रहती है इसे कहा जाता है डायफ्राम। चेस्ट पे जो बोन रहती है यहाँ पे इसे कहा जाता है रिब्स, है यहाँ पे जो थोरैसिक केज जिसे कहा जाता है उसे कहा जाता है रिब्स। तो जब इनहेल करता है कोई व्यक्ति, हवा लेता है ना, तो लंग्स फूला भी और नीचे की तरफ भी झुका, तो ये जो डायफ्राम है ये थोड़ा सा इस तरीके ना वो इस तरीके से हो जाता है ताकि लंग्स को जगह मिल जाए। और जब ये फूलता है तो रिब्स जो है वो फैल जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि रिब्स तो हड्डियां हैं, तो किस तरीके से वो खुलती हैं। तो रिब्स के बारे में ऑलरेडी मैंने और एक टॉपिक वीडियो पे बनाया हुआ है, चैनल पे वीडियो है उसका, रिब्स के ऊपर जो स्पेशली मैंने बनाया हुआ है कि यहां तक जो रिब्स रहते हैं ये बोन्स रहती हैं पीछे से लेके यहां तक। जैसे ही वो यहां से यहां तक मिलती हैं तो यहां पे रहते हैं कोस्टल कार्टेज। कोस्टल कार्टेज जो बीच की हड्डी जिससे कि ब्रेस्ट बोन कहा जाता है उसके साथ, मतलब जो स्टर्नम रहती है उसके साथ जुड़ता है। स्टर्नम के बारे में भी अगर जानना है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक रबर जैसा एक पार्ट रहता है जो कि स्टर्नम और रिब्स का जो एंड रहता है उसके जुड़ा रहता है, तो वो खींच जाता है इस तरीके से, है ना। तो वो रबर की तरफ एक रहता है स्ट्रक्चर जिसे कोस्टल कार्टिलेज कहा जाता है। तो उसके बेसिस पे जो रिब्स हैं वो फूलने में और इनहेलेशन में और एक्सेलेशन में लंग्स को हेल्प करती हैं। तो ये भी एक सपोर्टिव पार्ट रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिसे डायफ्राम और रिब्स कहा जाता है, मतलब बोन्स और स्पेशल मसल जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। अब लंग्स के अंदर जो प्यूरिफिकेशन होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में से जो ब्लड यहाँ पे आता है वो अगर आपको समझना है थ्योरेटिकली तो मैंने वीडियो बना चुका हूँ, कंसेप्ट क्लियरेंस इसके बाद बनेगा सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो भी आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। अब क्या होता है कि जो ब्लड यहां से आता है, हार्ट से लेके यहां पे आता है, वो यहां पे जैसे कि ये हो गया ब्लड वेसल और ये हो गई एल्वियोलाई जो कि एंड पॉइंट है ब्रोंकियल का। तो यहां पे एक एयर एक्सचेंज होता है ना। जो ब्लड इम्प्यूरिफाइड रहता है, मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को देता है और एल्वियोलाई जो कि बाहर का एयर से ऑक्सीजन लेकर आया है वो देता है ब्लड में। तो इस तरीके से एयर एक्सचेंज होता है। तो ब्लड जो है वो अपना जो CO2 है वो इसमें दे देता है एल्वियोलाई में, और जब हम लोग एक्सेलेशन करते हैं तो एल्वियोलाई से ब्रोंकियल ट्यूब ब्रोंकियल्स में आ जाता है, फिर ब्रोंकियल ट्यूब में जाता है, ट्रकिया, फिर नोज के द्वारा हम लोग CO2 जो है एनवायरमेंट में छोड़ते हैं। वापस जब हम लोग लेते हैं तो यहाँ से एयर जो है वो ब्लड में जाती है, ये ब्लड जो है वापस हार्ट में जाता है ना। हार्ट क्या करता है, पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप करने का जो है वो काम करता है। तो ये सिंपल प्यूरिफिकेशन स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स के अंदर की जाती है। लंग्स के अंदर पूरा प्यूरिफिकेशन का काम जो है वो ब्लड का होता है। तो ये मेन उसका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सपोर्टिव रहती हैं। एक है सीलिया, दूसरा है म्यूकस। मतलब क्या, जो नाक के अंदर हमें ये बाल दिखाई दे रहे हैं ये हार्ड रहते हैं थोड़े से, तो जो क्योंकि ये बाहर का जो एनवायरनमेंट रहता है, बाहर के जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर बड़ी डस्ट वगैरह है उससे यहाँ पे रोक देता है, प्यूरिफाई करने में काम करता है, एक प्रकार की छन्नी का काम करता है। यहाँ से जब वो नीचे की तरफ जाते हैं तो ट्रकिया में एक प्रकार का मोमेंट सीलिया रहते हैं, मतलब एकदम सॉफ्ट सीलिया रहते हैं, एकदम मूवमेंट रहते हैं। मखमल के जो आप कपड़ा देखेंगे उसके ऊपर कितना सॉफ्ट लगता है, उस तरीके से सॉफ्ट सीलिया रहते हैं जो कि एयर को आगे की तरफ मूवमेंट करने में काफी हेल्पफुल रखती हैं। और ये पूरा प्रोसीजर जो है वो अंदर एयर को जो है वो प्रॉपर तरीके से टेम्परामेंट जो है उसे मेंटेन करने में हेल्प करती है। और जो साइनसेस हैं,
फ्रंटल साइनसेस और स्फेनोइडल साइनसेस। मतलब जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो गर्म हवा भी आती है, ह्यूमिडिटी भी आती है, ठंडी हवा भी आती है, तो उससे एक प्रकार का ह्यूमिडिटी या फिर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देने के लिए ये जो साइनस है वो काम करते हैं। साइनस क्या है, मान लीजिए इस तरह की जो स्कल जो है, चेहरे का स्कल और जो फेशियल जो बोन्स रहती हैं वो जब मिलते हैं तो इस तरीके से हल्का सा खाचका जो वो छोड़ देती है। इस खाचके को कहा जाता है साइनस। एक 6 प्रकार के साइनस जो है वो चेहरे में देखने को मिलते हैं। तो ये 2 साइनस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्पफुल करते हैं क्योंकि ये एयर का एटमॉस्फेयर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस क्या काम करता है, एक प्रकार का जो बलगम या फिर जो थूक जिसे हम लोग कहते हैं जो निकलती है, वो म्यूकस क्या करता है कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया अगर आ गया तो उस म्यूकस के थ्रू चिपक के मर जाता है। और जब हम लोग इसे एक्सपेल आउट करते हैं, बाहर जब हम लोग निकालते हैं तो उसके द्वारा वो बाहर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है निकाल दिए जाते हैं। सर्दी के टाइम पे वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होता है, काफी वायरल अटैक हो जाता है लंग्स पे। उसमें क्या होता है कि म्यूकस की क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो लड़ने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए रहती है, तो वो वायरस के साथ लड़ने का काम करती है। इन्फेक्शन के टाइम पे वो बढ़ जाता है क्योंकि इन्फेक्शन को मारने के लिए ज्यादा म्यूकस की जरूरत रहती है। तब सर्दी में हम लोग देखते हैं कि ज्यादा हम जो हमने बलगम या फिर जो नाक बहना या फिर गले में से जो बलगम वगैरह हम लोग निकालते हैं वो उसकी वजह से निकलता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स को, वायरस को मार के बाहर फेंकने में हमें हेल्पफुल करता है। तो ये इस तरीके से जो पूरा स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसके साथ एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं जो कि साइंटिफिकली एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी है कि अगर किसी व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन होता है, जब सर्दी जिसे हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं, तो हमारे जो सर थे जो हम पढ़ते थे वो कहते थे कि वायरल इन्फेक्शन जो है ये या तो 7 दिन चलता है या फिर 1 हफ्ता चलता है। इन शॉर्ट 7 दिन के तक इसका वायरल का इफेक्ट जो रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को कम कर, सर दुखता है, छाती दुखती है, खांसी करने का, थकान लगती है, इन सिम्टम्स को मारने के लिए, इन सिम्टम्स को कम करने के लिए हमें मेडिसिन देते हैं। असल में ये वायरल इन्फेक्शन रहता है, वायरल इन्फेक्शन का कोई मेडिसिन मार्केट में नहीं मिलता है। तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं कि सर्दी हो गया, खोखला हो गया, ताप हो गया, तो वो हमें क्या करते हैं कि सिर्फ इन्फेक्शन को मारने का हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने जो लंग्स को किया है उसे डिवाइड किया हुआ है अलग अलग हिस्से में। ये जो लंग्स हैं, तो राइट लंग्स जो रहता है उसमें रहते हैं 3 लोब्स। ये रहता है सुपीरियर लोब, मिडल लोब और एक इंफेरियर लोब। उसके बाद जो लेफ्ट लंग रहता है वो राइट लंग से थोड़ा सा छोटा रहता है, उसमें रहता है सुपीरियर लोब और इंफेरियर लोब। क्यों छोटा रहता है और साइज इसमें जो लोब्स है वो एक कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अपना दिल जो है वो रहता है ना, तो उसकी जगह जो है वो इस जगह पे ली जाती है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग की जो साइज है थोड़ी सी छोटी होती है और उसमें एक लोब जो है वो कम रहता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।